देखती आँखों सुनते कानों को हमारा टेलीविज़न का सलाम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हलाकू खान म्यारफीन का मुहासरा कर चुका था, लेकिन उसने मुहासरे के आगे क्या किया था, आगे चल के हलाकू खान मुहासरा ख़त्म करता है या वो फतह पा लेता है, वो आज हम आपको इस वीडियो में इन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीविज़न को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचाई जा सकें। हलाकू खान चाहता था कि रात के वक्त म्यारफीन के मुसलमानों को जलकर शहर कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाए, लेकिन जब उस लश्करों ने देखा कि उसके पड़ाव के अंदर आग के शोले उठ रहे हैं, तब हलाकू खान ने म्यारफीन का मुहासरा तर्क कर दिया। पूरे लश्कर को लेकर वो बड़ी तेज़ी से अपने पड़ाव की तरफ गया और देखा इसने पड़ाव में हर तरफ आग लगी हुई है। एक तरफ हलाकू खान की बीवी और दूसरे लश्कर दूसरी गिनत औरतों सहमी सहमी खड़ी थीं। इनके लिए मंसूर बिन और इनके लश्करों ने किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बाकी सब ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। हलाकू खान जब वहां पहुंचा तो वो कोज़ा इसके करीब आई। कबल इसके कि हलाकू खान कुछ पूछता, वो जानता ये था कि वो कोज़ा पहले ही बोल पड़ी और कहने लगी, मुसलमानों का एक लश्कर न जाने कहाँ से नमूदार हुआ। इसने हमारे पाँव पर शब खून मारा। इन्होंने तीन अतराफ से शब खून मारा। इन्होंने हमारे पड़ाव से ज़रूरत की चीज़ें लूट ली हैं। अपने घोड़े पर लादें। पड़ाव के अंदर हमारे जिस कदर लश्कर थे, इनको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और फिर काम की चीज़ें अपने घोड़े पर लाद कर वो यहाँ से शमाल मगरिब की तरफ भागे हैं। और बात इन्होंने ये की है कि अपने साथ वो कैथराइन और सैमर को भी पकड़ कर ले गए हैं। अपनी बीवी दोकोज़ा के ये लफाज सुनकर हलाकू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। चुनाचा इसने एक लश्कर अलहदा किया और इसे मंसूर बिन अहमद के ताक़ुब में रवाना कर दिया। दूसरी तरफ मंसूर बिन अहमद बड़ा मुस्तैद तैयार था, चाहता था कि ताक़ुब करने वाले जल्दी इसके करीब पहुँचें। चूँकि इसने अपनी रफ्तार तेज़ नहीं रखी हुई थी, लिहाजा इसका अंदाज़ा सही निकला। 8 से 10 मील की दूरी के फासले पर मंसूर बिन अहमद ने अपने पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें सुनी, जिस पर वो मज़ीद संभल गया। जब इसने देखा कि ताक़ुब करने वाले मंगूल करीब आ गए हैं, तब इसने ज़ोरदार आवाज़ में तकबीर बुलंदे की। इन तकबीरों के साथ ही पहले दाएं जानब से शरफुद्दीन करदी अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ और मंगूलों के पहलू पर वो वीरान दलदाख के सुर्ख आंधियों दिल की बस्तियां वीरान करते, झगड़ों दिलो जान सारी शादाबी छीन लेने वाले कज़ा के इन गिन झगड़ों शरियानों में नश्तर उतारता, जिस्मो जान की सारी शादाबी मिटाने वाले संगदिल और नामफूक मुस्मों की तरह हमला आवर हो गया। शरफुद्दीन गर्दी के साथ साथ हसामुद्दीन चौकंदार भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ और वो भी कड़की बरक गरजते बरा की तगयानों की तरह आगे बढ़ता और इनको चीरता फाड़ता आगे आ गया। आखिर में सामने की तरफ से मंसूर बिन अहमद भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ दहकती शोला बार आंखों वाले कड़े वहमा वक्त अमराज की तरह पलटा। फिर वो ज़मीन का कमरा बंद पकड़कर बला देने वाली नकीबों, आसमान पर कमन डालने वाले मुजाहिदीन, नफरत की तलखियों में लर्जा। अगले रोज़ का सूरज जब तलू हुआ तो मंसूर बिन अहमद के हिस्से से जो मंगूल लश्कर और इनके 7 लार बच गए थे, वो वापस पड़ाव में पहुँचे। मंगूलों के इस लश्कर की कमानदारी इस वक्त हलाकू खान का सालार एचल काचार कर रहा था। मौरखीन का कहना है कि ये एचल काचार हलाकू खान के बड़े नामवर और तजर्बाकार सलारों में से एक था। बहरहाल ये नाकाम रहा। जब ये हलाकू खान के सामने पहुँचे, एचल काचार के साथ ज़ख्मी होने वाले मंगूर भी हलाकू के सामने आए। तब हलाकू कुछ देर तक जवाब तलब से अंदाज में अपने नामवर और हर दिल अजीज़ सालार एचल काचार की तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, काचार क्या बात है, देखता हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। इस पर एचल काचार दुख भरे अंदाज में कहने लगा, मालिक, दुश्मन ने जिससे हमारा पाला पड़ा है लोमड़ी की तरह चालाक है। हमारे पड़ाव को नुकसान पहुँचाने, इसे आग लगाने के बाद वो शमाल मशरिक़ के रुख पर भागा। इसने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। वो दाएं बाएं हिस्से रहे थे, खुद सामने की तरफ अलहदा रहा। इसमें से लश्कर के साथ इसका ताक़ुब किया। चाहता था कि इसके और इसके सारे लश्करों का खात्मा कर दूं और इसके करीब पहुंचने से पहले ही इसके 2 लश्कर जो दाएं बाएं थे, वो अचानक मेरे लश्कर पर हमला आवर हुए और हमारे लश्करियों का इन्होंने कत्ले आम शुरू कर दिया। इतनी देर तक सामने इनका बड़ा सालार भी नोट पड़ा कि मैं अपने लश्कर को संभाल देने की कोशिश की, लेकिन इनके हमला आवर होने का अंदाज़ा ऐसा खौफनाक था कि मेरे लश्कर इनके सामने ना ठहर सके। इन्होंने सबके कत्ले आम कर दिया और मैं अपनी गिनती के साथियों के साथ भागकर यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया। एचल काचार जब खामोश हुआ तब हलाकू खान कुछ देर गहरी सोचों तक डूबा रहा। फिर वो एचल काचार को महतब खत्म करके कहने लगा,
मेरे अजीज़, क्या तू जानता है कि हम पे शब खून मारने वाला कौन था? जवाब में एचल कचार बोला और कहने लगा, जो मेरे साथ आने वाले शिकस्त खोरदा लश्करों ने बताया है। इसके मुताबिक तो ये वही सलार है जो अपने साथियों और लश्करियों के साथ बगदाद से भागा था। हमने इसके लश्कर का ताक़ुब में लगाया था, लेकिन इस लश्कर का इसने ख़ात्मा कर दिया और आज हमारे एक और लश्कर को इसने नुकसान पहुँचाया। मुसलमानों के इस सालार का नाम मंसूर बिन अहमद है और कभी यह बगदाद का नायब सिवा सालार आला हुआ करता था। इसके साथ इसके वो नामवर साथी सालार भी हैं। इसका नाम हसामुद्दीन जो कंदार है तुर्क है, दूसरा शरफुद्दीन और इसके नाम की से ही जाहिर है कि वो कर्द है, जबकि मंसूर बिन अहमद अरब है। एचल का चार जब खामोश हुआ तब हुलाकू खान फिर बोला और कहने लगा, क्या वहाँ तुम्हें कैथराइन और सेमर कहीं नहीं दिखाई दिए? वो कोज़ा मुझे बताया था कि हमलावर कैथराइन और सेमर को भी उठाकर ले गए हैं। इस पर परेशानी का इजहार करते हुए एचल कहने लगा, मुझे तो इनके अंदर कोई औरत लड़की दिखाई नहीं दी सकी। हो सकता है कि कैथराइन सेमर दोनों कहीं छुप गई हों। जवाब में हलाकू खान को सर को झटा नफरत का इजहार किया। फिर इसने अपने लश्करियों को एहतराम का हुक्म दिया। मंसूर बिन अहमद के जिन लश्करियों ने मंगोलों के पड़ाव से कैथरीन और सेमरा को उठाया था, वह मंसूर से पहले ही कोहस्तान के चक के दाखिल हो गए थे। वह मंगोलों के इस लश्कर से भी नहीं टकराए थे जो ताक़ुब में निकला था। इन दोनों लश्करियों ने कोहस्तान के चक के लिए अपने ठिकाने के अंदर कैथराइन और सेमराए को एक कमरे में रखा। पहले इन दोनों से खूब तवाज़ा की। जब वो खा पी चुकी तब कैथराइन की तरफ देखते हुए फरतार कबीले का वो लश्करी कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है तुम आर्मीनिया के बादशाह चेयोन की बेटी हो और तुम्हारे साथ जो दूसरी लड़की है इसका नाम सिमर है और ये हलाकू की बीवी दोकोज़ा की बहन है। तुम दोनों के हुस्न और ख़ूबसूरती के बड़े चर्चे थे, लेकिन अब यहाँ तक कहते हुए इस लश्करी को रुक जाना पड़ा। इसलिए कैथराइन नफरत से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुमने उन दोनों को उठाकर यहाँ लाने में बहुत बड़ी गलती की है। हलाकू को जब खबर होगी हम दोनों को ज़बरदस्ती उठाया कर यहाँ बंद किया गया है तो याद रखना तुम्हारे इस शहर पर हमला आवर होगा, पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा देगा और यहाँ रहने वाले सब लोगों का कत्लेआम करके सबकी पकी हुई फसल की तरह साया कर देगा। इस पर वह लश्करी बोला और कहने लगा, हमने तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, हम तुम दोनों को एक ख़ास मकसद के लिए तहत यहाँ लाए हैं। इस पर इस बार सेमरी बोली और कहने लगी, लेकिन तुम यहाँ क्यों लाए हो? हमें यहाँ लाकर तुमने एक तरह से अपनी मौत को दावत दी है। अगर तुमने हमें हमारी इज़्ज़त हमारी आबरू से महरूम करना चाहा तो याद रखना हलाकू वो शख्स है यहाँ के किसी बशिंदे को ज़िंदा नहीं रहने देगा। जवाब में लश्करी बोला, तुम दोनों जानती हो हलाकू ने बगदाद के मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया। तुम्हारा इस दरिंदा सिफत हलाकू ने बगदाद के शहर के अंदर बगदाद के लोगों को घेरे की कुटरी की तरफ काटा है। कई लाख की तादाद में लोग मकतूल हुए। शहर के खंदक उन लाशों से हमवार हो गई। दरियाए दजला का पानी इन मकतूलों के खून की कसरत से सुरख हो गया। इन गिनत औरतें कत्ल हुई, बेशुमार अपनी इज्जत से महरूम हुई। इसके अलावा इस शहर को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तुमने आखिर किस मकसद के तहत यहाँ लाए हो? समरी ने पूछा। इस पर उस लश्करी ने अपने साथी की तरफ देखा और दोनों के एक निगाहों में फ़ैसला किया। फिर वो कहने लगे, हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम दोनों को वाकई एक मकसद के तहत उठा कर लाए हैं और वो मकसद ये है कि हम तुम दोनों की शादी हमारे सालार हमारे अमीर से होगी। जवाब में कैथराइन बोली और कहने लगी, तुम्हारा सालार और मीर कौन है? वो लश्करी बोला और कहने लगा, इसका नाम मंसूर बिन अहमद है। कभी वो बगदाद का नायब सिपा सालार आला हुआ करता था। बगदाद में इसके सारे बहन भाई अजीज़ों कारब रिश्तेदार सब मारे जा चुके हैं। अब अपने दो साथी सालारों हसामुद्दीन और शरफुद्दीन की कर्दी के साथ वो अकेला है। हम तुम दोनों को यहाँ इसलिए उठा कर लाए हैं तुम दोनों की शादी का एहतमाम हमारे अमीर मंसूर बिन अहमद से किया जा सके। अब जब तुम दोनों की बीवी की हैसियत से इसकी तरह रहोगे तो यकीनन मंगोलों के हाथों उनका जो नुकसान हुआ है इससे किसी न किसी तरह वो भुलाने में कामयाब हो जाएंगे। लश्करी जब खामोश हुआ तब कैथराइन और सेमरी ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे तरफ देखा। फिर सेमरी बोली और कहने लगा, अब अगर हम दोनों तुम्हारे अमीर से शादी करने से इनकार कर दें। इस पर वह लश्करी किस कदर उदास और सुद्दा हुआ गया। कहने लगा, तुम दोनों ऐसा करती हो तो हम चंद हफ्ते इंतज़ार करेंगे, तुम्हें मज़ीद मौका देंगे। अगर फिर भी तुम इसे शादी को तैयार ना हुई तो हम तुम बाइज़्ज़त हलाकू की तरफ भिजवा देंगे। ये अल्फाज कैथराइन और सेमर खुश हो गई। फिर कैथराइन बोली को इस लश्करी को मुखातब करके कहने लगी, क्या ये सारी कार्रवाई तुमने अपने अमीर
मंसूर बिन अहमद के कहने पर की है। इस पर इस लश्करी नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, अमीर को तो पता ही नहीं है कि हम दोनों को उठा कर ले आए हैं, बस हम दोनों की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों हमारे अमीर की बीवी बनो। तुम हुस्न, हमारी खूबसूरती के चर्चे तो हमने पहले से ही सुने थे, लेकिन अब हम दोनों ने पड़ाव में तुम दोनों को देखा तो फ़ैसला किया कि तुम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। अमीर अभी तक लश्कर के साथ फ़ैसला यहाँ नहीं होया है। हम इनके लिए आगे तेज़ी से सफ़र करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। हम अरसा अमीर को नहीं बताएंगे कि तुम दोनों को उठाकर हम यहाँ लाए हैं। अगर हम दोनों अमीर की तवज्जो ना हुई तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मेरा ये साथी हिमा वक्त तुम पर निगाह रखेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों लश्करी और हैं जो इस राज से वाकिफ़ हैं, ताकि तुम दोनों को यहाँ उठा कर लाए हैं। लिहाजा हम बारी बारी तुम पर पहरा देंगे। मेरे एक भाई की हैसियत से तुमसे गुजारिश है, लिहाजा इस कमरे से बाहर ना निकलना, वरना नुकसान उठाओगी। हाँ, अगर तुम बाहर निकलना चाहो तो हम तुम्हें खुद साथ लेकर जाएंगे। ये सारा इलाका तुम दोनों को दिखा सकते हैं। और लगता है अमीर क्या अपने लश्कर के साथ पहुंच गए हैं। देखो, कमरे में वो 2 बिस्तर लगे हुए हैं। तुम खाना खा चुकी हो, आराम से बैठो। आज इन्हीं कपड़ों में रहो, कल तुम्हारे लिए और बेहतरीन कपड़ों और लिबास का अहतमाम कर दिया जाएगा। हम एक आलिम दीन का तकर्रुर करेंगे जो तुम्हारे पास आया करेगा और हमारे दीन की बातें तुमसे किया करेगा। हमें पहले से तुम्हारे एक लश्करी ने बताया था कि तुम दोनों मज़ीद शिद्दत से मुसलमान शिद्दत से किस्म की नफ़रत करती हो, और ये कि तुम दोनों ईसाई हो। हमारा जो मुबल्लग तुम्हारे पास आएगा ईमानदारी से अपने मज़हब की मोटी मोटी बातें तुम्हारे सामने पेश करेगा। अगर अब तुम्हारे दिल को अच्छी लगे तो कबूल करने, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। इसके साथ ही इस लश्करी ने इस कमरे के बाहर से कफल लगा दिया और फिर अपने साथी के साथ वहाँ से चला गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद दोनों लश्करी रुक गए। फिर इनमें से एक को दूसरे को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, जो काम हमने किया है इसमें कबाहतें बहुत हैं। कैसी कबाहतें? दूसरे गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया। इस बार पहला बोला और कहने लगा, इन दोनों लड़कियों को कब तक हम यहाँ बंद कमरे में कैदी की हैसियत से रखेंगे? एक ना एक दिन ये राज खुलेगा। हम दोनों इन्हें एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ लेकर आए हैं। ये दोनों इंतहा दर्जा की खूबसूरत है, और जहाँ तक हमारे अमीर मंसूर बिन अहमद का ताल्लुक है तो इसके अहले खाना बगदाद में मारे जा चुके हैं। सामुद्दीन जो कंदार शरफुद्दीन की कर्दी के अहले खाना बगदाद में नहीं थे। सामुद्दीन जो कंदार के अहले खाना हमस में है और शरफुद्दीन कर्दी के अहले खाना अरबल शहर में है। अब इन दोनों के अहले खाना हमस और अरबल से निकल कर चंद दिन तक यहाँ आ जाएंगे। बाकी अमीर मंसूर बिन अहमद रह जाता है। दरअसल मेरी इनसे यूँ जानो एक आंधी बेकनार अकीदत है। इस अकीदत की बना पर मैं कैथराइन और सिमर को यहाँ लाने में हक पर था। ये लड़कियाँ जो कि इंतहाई दर्जा खूबसूरत, लिहाजा मैंने इरादा किया है कि ये मेरे अमीर के काबिल हैं। देखो मेरे भाई, इस मामले को दबाने और आगे ना बढ़ने देने के मैं चाहता हूँ पहले इस सारे मामले की इतला लोई ताशी और यांग खान को देनी चाहिए। अगर हमारी इस हरकत को मंसूर बिन अहमद ने नापसंद किया तो लोई ताशी और यांग खान अपने तौर पर इस मामले को संभाल लेंगे। दूसरे लश्करी ने पहले इसकी तजवीज़ से इत्तफाक़ किया, लिहाजा दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाए हुए एक दूसरे हो लिए। वो सीधा इस सदन में जहाँ लोई ताशी और यांग खान मंसूर बिन अहमद बैठे थे वहाँ पहुँच गए और उनसे बात करने हुए बोले। इस पर लोई ताशी बोला और कहने लगा, जिस कमरे में इन्हें रखा गया है मैं आज वहाँ से निकालने लगा हूँ। मेरी हवेली से मलहक एक मकान खाली ही पड़ा है, वो कमरे में है, बरामदा है, सेहन है। इन दोनों को यहाँ मुंतकिल करने लगा हूँ। इस पर निगाह भी रखी जाएगी ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश का करे। मुबल्लग पहले की तरह इन्हें तबलीग करता रहेगा और इन पर इस्लाम की हकानियत पेश करता रहेगा। लुई ताशी ने साथ ले आया और इस हवेली के बराबर जो मकान था इसमें दाखिल हुए। फिर वो बारी बारी कैथराइन और सैमर की तरफ देखते हुए बोला, अब यह मकान तुम दोनों की रहाइश गाह है, साथ वाला मकान मेरा है। जिस वक्त हमारी मौजूदा अमीर मंसूर बिन अहमद यहाँ आए, मैं यहाँ के लश्करियों का अमीर था। मेरा नाम लुई ताशी है। मेरे साथ ये यांग खान है, ये इन दिनों नायब सालार हुआ करता था। मेरे साथ ये 2 हजरात सामुद्दीन और शरफुद्दीन है। ये हमारे अमीर अहमद के मंसूर अहमद के पुराने दोस्त हैं और बगदाद के बेहतरीन सलारों में इनका शुमार किया जाता है। इन दोनों के अहले खाना हमस और अरबल में ही। अब 1-2 रोज़ तक इनकी अहले खाना यहाँ आ जाएंगे। जहाँ तक हमारे अमीर मंसूर बिन अहमद का ताल्लुक़ है तो बगदाद में इनका बहुत बड़ा ख़ानदान है। इनके माँ बाप, बहन भाई, हत्ता कि इनके दादा और दादी भी ज़िंदा हैं और मंगूल लश्कर ने इनको मौत के घाट उतार दिया है।
एक रोज़ मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन, हसामुद्दीन, जहां खान और कुछ दूसरे सलार लोई ताशी की रहाइशगाह के दीवान खाने में बैठे आने वाले वाक़यात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि फ़रा तातार कबीले का एक शख्स वहां आया और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए बोला, अमीर व मंगूल हमारे इलाके में दाखिल हुए हैं। बैरूनी दरों में हमारे जो मुहाफिज रहते हैं, इनमें से एक मुहाफिज इन्हें साथ लेकर आया है। इन्होंने बड़े एहतियात से काम लिया। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ लाया गया है। अब वो आपकी खिदमत में पेश होना चाहते हैं और शायद भी कोई नाइलिश और शिकायत लेकर आए हैं। इस मौका पर मंसूर अहमद ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, और कोई ऐसा मामला है तो मंगूलों को लाओ ताकि मैं जानूँ वो क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद इन दोनों मंगूलों को मंसूर बिन अहमद के सामने लाकर खड़ा किया गया। इस पर मौका पर लोई ताशी मंसूर बिन अहमद की तरफ इशारा करते हुए इन दोनों मंगूलों को मुखातिब करके कहने लगा, ये हमारे मीर, हमारा सरबराह मंसूर बिन अहमद है, कहो क्या तुम कहना चाहते हो। वो दोनों मंगूल कुछ देर हैरत अंगेज में मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए फिर इनमें से एक कहने लगा, यकीनन यह मंसूर बिन अहमद ही है जिन्हें मियारकीन शहर के नवाह में हमारे पड़ाव पर सबसे खून मारा, पड़ाव को आग लगा दी। फिर वह मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगे, मुसलमानों के अमीर, जिस वक्त आपने लश्कर के पड़ाव पर शबे खून मारा, आपका लश्कर वहाँ हमला आवर हुआ तो आपका लश्कर अपने साथ 2 लड़कियों को भी लाया था। एक का नाम कैथराइन जो आर्मीनिया के बादशाह हबशियों की बेटी है और दूसरी का नाम सिमर है और वो हमारे हलाकू खान की बीवी है, 2 कोज़ा की छोटी बहन है। इस मौका पर घोरने के अंदाज में मंसूर बिन अहमद ने दोनों मंगूलों की तरफ बोला, मैंने तुम लोगों के लश्कर के पड़ाव पर शब खरून ज़ूर मारा था, वहाँ जो बलाई का लश्कर था इसका मैंने काम तमाम कर दिया, इसे मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन अंदर से बहुत सी लड़कियाँ थीं, इनमें से हमने किसी को नहीं छेड़ा। अगर हमने छेड़ना ही करनी थी फिर हम वहाँ से हलाकू खान की बीवी 2 कोज़ा को उठाकर यहाँ ला सकता था। इसे यहाँ लाने के बाद हलाकू खान से कहता, अगर वो अपनी बीवी को हासिल करना चाहता है यहाँ अपने मरकज़ी शहर कराकरम की तरफ भाग जाए, लेकिन हमने ना तो किसी यहाँ अपने मरकज़ी शहर कराकरम की तरफ भागे जाए, लेकिन ना तो हमने किसी यहाँ लाए और ना ही किसी सिमर को। लिहाजा वापस जाकर हलाकू से कहना अगर ऐसी हरकत किसी ने की है और ना आइंदा ही करेंगे। इसके अलावा मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है, तुम दोनों जा सकते हो। इसके साथ ही दोनों मंगूल वहाँ से चले गए। मंसूर बिन अहमद ने जिस दौरान मकारफीन के नवाह हलाकू खान के लश्कर पर शब खून मारा था, इसके बाद इस्लाम में 2 अहम वाक़यात पेश आए। पहला वाक़या मौसल का था, इसलिए मौसल के हाकिम बदरुद्दीन लोकल्ला ने फर्जन जिसका नाम रुकनुद्दीन इस्माइल था तहाइफ देकर हलाकू के पास भेजा। वो हलाकू से अच्छे ताल्लुकात पैदा करके मौसल इसकी तरकतार और अलगियार से बचना चाहता था। दूसरी तब्दीली और इनकलाब मिस्र में पैदा हुआ। हलाकू के मुसलमानों के इलाका पर हमला आवर होने से पहले मिस्र पर नजमुद्दीन अय्यूब की हुकूमत थी। कहते हैं कि नजमुद्दीन एक बेदार मगज़ हुक्मरान साबित हुआ। इसने अपनी तमाम तवज्जो अपने जद्दे अमजद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत के बिखरे हुए शराजे को यकजा करने के लिए वक़फ़ कर दी। कई साल तक तवील जद्दोजहद के बाद वो अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ और मिस्र के इलाका, शाम, हजाज और कई दूसरे इलाकों पर भी इसका मौसर इक़्तिदार कायम हो गया। वो इस वक्त तक हलाकू खान का वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन नजमुद्दीन सालिया के इक़्तिदार में आने से चंद दिन पहले चंगेज़ खान की सरबराही ने मंगोलों में होलनाक फितने का आगाज़ हो चुका था। मौरखीन के मुताबिक अरबल एक मशहूर और नामवर शहर था। चीन के जनूबी पहलू पर एक बड़ा कोहस्तानी सिलसिला था और कोहस्तानी सिलसिले के ऊपर एक हादसा बना हुआ था। मौरखीन मज़ीद लिखते हैं कि इसके हाथा में हज़रत याकूब की 4 बेटियों हज़रत यूसुफ के भाई थे कब्रें हैं। इससे यह दूसरी पहाड़ी सिलसिले हैं जो इसके नीचे हिस्से में एक गार है। इस गार के अंदर हज़रत मूसा की वालदा की कब्र है, जिनके नुक्ता नगार नज़र रखते हुए मंसूर बिन अहमद ने इस कोहस्तानी सिलसिले के सामने आग पर अपने लश्कर पर पड़ाव किया था। कोहस्तानी सिलसिले के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। हलाकू भी अपने लश्कर के अरबल में शहर नहीं पहुंचा था, लिहाजा इसकी आमद से पहले मंसूर बिन अहमद ने इसके इंतज़ामात को आखिरी शक्ल देना चाहता था। चनाचा लगता था कि 2 दिन तक इसने अपने लश्करियों को मशक कराई। अगर मंगोलों का दबाव इन पर बढ़ जाता तो इन्हें कोहस्तानी सिलसिला चट्टानों और पत्थरों के पीछे बैठ कर मंगोलों पर तीरंदाजी करने और इन्हें नाकाबिल नुकसान पहुँचाना है और हर सूरत इन्हें शिकस्त देने की कोशिश करनी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि हलाकू खान की मौत कैसे वाक़या हुई और वो किसके हाथों मारा गया और उसकी हुकूमत कैसे ख़त्म हुई। ये जानने के लिए आप हमारी अगली किस्त का इंतज़ार करें जो कि कल तक अपलोड कर दी जाएगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की मजबूरी थी
जो कि इम्तहानात की वजह से थोड़ा लेट हो चुकी थी। तो अगली वीक इंशाल्लाह कल अपलोड कर दी जाएगी। और जाने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें ना। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।